हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और आज हम पढ़ने वाले पृथ्वी की गतियां। तो आप देख सकते हैं आपके सामने मैप बनाया गया है, कितना अच्छा सा है ना। बीच में सूरज है प्लस दोनों साइड पृथ्वी है। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में हम आज बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि सर आप पृथ्वी की गतियाँ क्यों पढ़ा रहे हैं एग्जाम के लिए। हाँ, एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे भी कहीं न कहीं ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना? कि क्या चीज़ें किसी चीज़ से क्या प्रभाव पड़ता है, उससे क्या चीज़ होती है। पृथ्वी की गतियाँ ये बहुत हमें नॉर्मल लग रहा है कि अरे पृथ्वी नाच रही है, घूम रही है, उससे हमसे क्या? लेकिन उससे आपको बहुत मतलब है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि जानना बहुत ज़रूरी होती है ना? पूरी की पूरी जो दिन रात मौसम बदलना ये सारा सिस्टम इसी की गति पर ही तो डिपेंड करता है। ये घूमती फिरती है तभी तो दिन रात होते हैं। आप जो मस्त रात को सो पाते हैं, तो रात जो होती है चाहे दिन होता है, तो इसी की वजह से होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में, पता करते हैं कैसे होता है। सबसे पहले पृथ्वी की गतियाँ, है ना? गतियाँ देखेंगे कि कितनी प्रकार की पृथ्वी गति करती है, कौन कौन सी। देखिए, पहली जो गति करती है, घूर्णन गति करती है। क्या, कौन सी गति करती है? घूर्णन। इसी को बोलते हैं दैनिक गति, है ना? अब दैनिक गति इसका मतलब ये होगा कि ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये दैनिक गति करती है, यानी रोज गति करती है ना? और इसी को बोलते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है। और इसका ये जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पे नाचती है। और इसका जो समय है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक जो है घूर्णन गति पूरा कर लेती है। लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं कि दिन रात में 24 घंटे होते हैं। हाँ, दिन रात में 24 घंटे होते हैं। हम ये भी मानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, लेकिन वास्तव में वह 24 घंटे नहीं लगाती है। कितना लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी कि लगभग में 4 मिनट कम ही चक्कर, सॉरी 4 मिनट पहले ही अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है ना? आखिर 4 मिनट पहले एक चक्कर पूरा कर रही है। तभी तो आप देखे होंगे कि ठंडियों में जो है दिन छोटा हो जाता है और गर्मियों में दिन बड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड है ना, इन्हीं सब चीज़ों पर है, पृथ्वी की गतियों के ऊपर ही। आइए देखते हैं फिर दूसरी गति कौन सी करती है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें जान लीजिए। जो घूर्णन गति है, दैनिक गति या परिभ्रमण गति, ये जो गति करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, तो इससे क्या होता है कि दिन रात होता है। ठीक है, ये जो 23 घंटे में अपना लगभग में 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो इसी की वजह से दिन रात होता है। अगर ये नहीं नाचे अपने अक्ष पे, तो दिन रात होगा ही नहीं। जहाँ पे दिन है तो वहाँ पे दिन ही रहता, जहाँ पे रात है वहाँ पे रात ही रहता। तो इसका नाचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले देख लें किस टाइप की गतियाँ करती हैं और कितनी प्रकार की करती हैं। और दूसरा जो है परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति, ये क्या है? देखिए, वार्षिक गति से समझ में आ गया कि ये साल भर में यानी वर्ष भर में ये एक गति को पूरा करेगी। जैसे हमने यहाँ देखा दैनिक गति, तो ये पता चल गया कि दैनिक मतलब कि दिन भर में ये अपनी गति को पूरा कर लेती है, यानी 24 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक है, और यहाँ पर वार्षिक गति, इसका मतलब ये समझ में आया कि एक वर्ष में ये पूरा कर लेती होगी गति, है ना? देखिए, एक साल में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे 365 दिन या फिर 366 दिन। ठीक है, लेकिन जो ये पूरा करती है, जो पृथ्वी है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगाती है, उसी को बोलते हैं वार्षिक गति या फिर परिक्रमण गति। यानी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेगी तो उसी को बोल देते हैं हम लोग वार्षिक गति या परिक्रमण गति। और यह जो है 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट में पूरा करती है। ठीक है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट। अब आपके मन में एक चीज़ और भी आ रहा होगा कि सर जो लीप ईयर्स होता है वो तो 366 दिन का होता है ना? और इसके अलावा जो लीप वर्ष नहीं होता उसको हम 365 दिन मानते हैं। देखिए, लीप वर्ष हर चौथे साल में आता है। ठीक है, आता है ना? तो ये जो 5 घंटा 48 मिनट लगभग में जो 6 घंटे का अंतर आ रहा है, ये अगर चौथे साल जोड़ेंगे तो 6 6 12 36 18 6 चौके 24, यानी कि एक दिन बढ़ जा रहा। तो वहीं लीप ईयर चौथे वर्ष आता है।
तो एक ये जो आपका 6-6 घंटे करके 4 साल तक हुआ तो एक दिन बढ़ रहा है, तो वहीं चौथे वर्ष 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक। आप देखिए, ये हमारी पृथ्वी रही और ये आपका रेड से जो है ये सूरज है हमारा। पृथ्वी क्या करती है हमारा कि ये सूरज का चक्कर लगाती रहती है और साल भर में एक चक्कर लगाती है, हम सबको पता है। पृथ्वी कभी कभी चक्कर लगाते लगाते सूरज के बहुत ही करीब पहुंच जाती है और कभी कभी काफ़ी दूर पहुंच जाती है ना। देखिए अंडाकार के रूप में अपना चक्कर लगाती है, तो कभी कभी लगाते लगाती है सूरज के नज़दीक पहुंच जाती है। तो जब सूरज के जब नज़दीक पहुंच जाती है बहुत ही, तो उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। और यह 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते सूरज के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाती है। तो इसको याद रखिएगा, 3 जनवरी को उपसौर। उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को। और जब ये सूर्य से नाचते नाचते अधिकतम दूरी पर चली जाती है तो उसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। और ये 4 जुलाई को होता है ना। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, यानी कि जो अपसौर होता है यह 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहती है। अब हम देखेंगे घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी जो पहली वाली जो गति है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं ना। देखिए घूर्णन गति, और इसी को बोलते हैं दैनिक गति, यानी दिन भर में अपनी गति को पूरा कर लेती है, या फिर परिभ्रमण गति। ठीक है, और इस गति के करने से दिन और रात होता है। कैसे? पहले आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। समझिए कि ये जो है मैंने इसको सूर्य बनाया है, लेकिन समझ लीजिए अभी कि इसको लाइट मान लीजिए, एक टार्च मान लीजिए। ठीक है, और इसको जो है मैंने पृथ्वी बनाया है, लेकिन आप फुटबॉल समझिए। ठीक है, तो ये फुटबॉल है और ये क्या है? आपका टार्च है। इस टार्च से जब आप रोशनी मारेंगे, इस फुटबॉल पे जब ये रोशनी जाएगी तो जो आगे वाला भाग है इस पे रोशनी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके फुटबॉल के पीछे वाले भाग पे रोशनी नहीं पड़ेगी, है ना, यानी अंधेरा रहेगा। तो आगे वाला जो भाग है इस पे रोशनी पड़ रही है, पीछे वाले पर नहीं। तो उसी तरह पृथ्वी के साथ भी होता है। मान लीजिए अब ये सूर्य है और ये फुटबॉल की तरफ गोल सी जो है गोलाकार के रूप में हमारी पृथ्वी है। सूरज का प्रकाश जब पड़ेगा पृथ्वी पर तो जो सामने वाला भाग होगा उसको दिन बोला जाएगा, है ना, क्योंकि सामने प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन जो पीछे वाला भाग है वहाँ पर तो प्रकाश पड़ेगा नहीं। जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वो हो गया आपका रात हो गया, है ना। और ये पृथ्वी आपकी ऐसे ऐसे करके नाचती रहती है ना, नाचती रहती है। यानी जब हमने यहाँ पर पढ़ा कि 24 घंटे में, 24 घंटा हम मानते हैं, लेकिन 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है ना। तो ये जब नाचती है ना, ऐसे नाचती है, नाचती रहती है। तो जो अभी है ये दिन की तरफ, मतलब इधर प्रकाश पड़ रहा है तो नाचेगी। तो सिंपल सी बात है कि धीरे 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 इधर जो पीछे अंधेरा टाइप का है इधर भी एक समय बाद प्रकाश पड़ने लग जाएगा, है ना। यानी 24 घंटे में आपका 10-12 घंटे के आसपास इधर दिन पड़ेगा, ठीक है, इधर रात पड़ेगी। लेकिन जब ये पृथ्वी नाचती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ नाचती है, तो जब ये अंधेरा वाला भाग नाचते नाचते इधर आएगा तो इधर अंधेरे वाले भाग में रोशनी पड़ने लग जाएगी इधर, और फिर जो ये दिन वाला भाग है ये पीछे चला जाएगा तो फिर इधर अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। देखिए ये जो बीच वाला भाग है, बीच वाला, ठीक है, यानी कि जो अंधेरा और उजाला को बांट रहा है, इसको बोलते हैं प्रकाश वृत्त, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी है, 23.5 अंश झुकी है, और इसी कारण से पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, दिन रात बराबर नहीं होते हैं। पृथ्वी अपने 23.5 अंश झुकी है अपने अक्ष पे, इसी कारण से पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होते। इसका मतलब ये है कि अगर ये 23.5 अंश नहीं झुकी होती, एकदम सीधे गोल से ऐसे खड़ी होती, तो दिन रात बराबर होते। लेकिन अभी दिन रात बराबर नहीं है। क्या सच में दिन रात बराबर नहीं? हाँ, देखिए सुनिए, हम गर्मियों में क्या देखते हैं कि 5:40, 45 या 5:50 पे सूर्योदय हो जाता है ना। तो गर्मियों में जो सूर्यास्त होता है ना, वह 7 बजे के बाद होता है, 7:15, 7:20, 7:25, है ना।
इतने टाइम पर सूर्यास्त होता है। तो आप सोचिए 24 घंटे का तो दिन रात हो गया, ठीक है, 24 घंटे का दिन रात हो गया। सुबह 5:50 पर सूर्य उग रहा है और रात को 7:15-20 पर सूर्यास्त हो जा रहा है। कितने घंटे हो गए? लगभग में 13 साढ़े 13 घंटे का दिन हो गया, है ना? 13 साढ़े 13 घंटे का दिन हो गया। तो जब एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 13 साढ़े 13 घंटे का जब दिन हो गया, तो आप 24 में से मान के चलिए 13 घटा दीजिए, कितना बचा? 11 बचा, यानी 11 घंटे की रात हो गई, है ना? अब वहीं ठंडियों में क्या हुआ कि आप ठंडियों में देखेंगे कि रात बड़ी हो जाती है, हैं? 12.5 घंटे की 13 घंटे की, तो दिन रात छोटे हो गए ना, है ना? तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ये 23.5 डिग्री जो झुकी है, इसी की वजह से हो रहा है। अगर 23.5 डिग्री झुकी नहीं रहती तो फिर क्या होता? पृथ्वी पर दिन और रात की संख्या बराबर होती, यानी 24 घंटे में 12 घंटे दिन होते, 12 घंटे रात होते। लेकिन एक चीज देख लीजिए, विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे दिन वो 12 घंटे रात होती है। विषुवत रेखा क्या हो गया? विषुवत रेखा भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को ठीक बीचों बीच काटती है ना? जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच काटती है उसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो ये हो गया आपका दिन रात का कॉन्सेप्ट, है ना? अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, ये देखिए नॉर्थ पोल है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका साउथ पोल है, दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और आपका ये देख रहे हैं ना, ये जो बीच वाली रेखा है यह विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है या फिर भूमध्य रेखा है, ठीक है। और इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। आप सुनिए, इन दोनों के बीच में ही जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, इन्हीं दोनों के बीच, इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में ही गमन करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है आपका 23.5 डिग्री के उत्तर में और 23.5 डिग्री के दक्षिण में कभी नहीं जाता। जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही पड़ता है, ठीक है। और इनके आने जाने का क्रम देखिए, सुनिए। 21 मार्च से सूर्य क्या करता है, उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तर की तरफ जाने लगता है, ठीक है। उत्तर की तरफ कर्क रेखा की तरफ जाने लगता है, जिससे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है ना। क्योंकि जो सूर्य है ना, ये अब उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा है, यानी कर्क रेखा की तरफ। और यहाँ से 21 मार्च से भूमध्य रेखा से निकला तो 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा, ठीक है। 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। इसी वजह से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बोला जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इस दिन, जब सिंपल से बात है, 24 घंटे में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, यानी मान के चलिए 13 घंटे का, ठीक है। तो 24 घंटे में तो 13 घंटे दिन हो गए, तो रात कितनी बची? 11 घंटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन रात यहाँ पर सबसे छोटी होगी, है ना। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इस वजह से वहाँ पे इस दिन सबसे छोटी रात भी होती है। अब सुनिए, अब 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच गया, इसके आगे तो सूर्य का प्रकाश जाना है नहीं। अब 21 जून से क्या होता है कि सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, यानी दक्षिण की तरफ आने लगता है। जब दक्षिण की तरफ आता है तो 23 सितंबर आते आते यह फिर से विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है। देखिए, हमने जाना कि 21 मार्च से सूर्य इधर पहुंचा उत्तरी गोलार्ध की तरफ, और 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच गया, और फिर 21 जून से फिर ये वापस लौटने लगा दक्षिण की तरफ, और विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को पहुंच गया, ठीक है। तो सूर्य जब 21 मार्च से अपना उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में पहुंचता है, मतलब जाने लगता है, तो 21 मार्च को क्या होता है, ये भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश रहता है, ठीक है। तो इस दिन क्या होते हैं, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, और पूरे पृथ्वी पर मौसम भी एक समान रहता है इस दिन, ठीक है।
क्योंकि ये जो 21 मार्च को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर पड़ता है। विषुवत रेखा पर जब सूर्य एकदम लंबवत चमकने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पृथ्वी पर दिन और रात एक बराबर रहेगा, यानी 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, और पूरे पृथ्वी पर एक समान मौसम पाया जाएगा। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 दिन विषुवत रेखा पर पृथ्वी सूर्य जो है लंबवत चमकता है। दोनों दिन ये घटनाएं होती हैं, दिन रात समान होता है पूरी पृथ्वी पर, और आपका जो मौसम होता है पूरी पृथ्वी पर समान होता है। ठीक है, 21 मार्च से जब 21 जून की तरफ जाता है तो 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? बसंत विषुव कहते हैं। बसंत मौसम, बसंत का मौसम चलता है, बसंत ऋतु। तो 21 मार्च को बसंत विषुव की घटना बोलते हैं, और 23 सितंबर को शरद विषुव की घटना बोलते हैं। शरद विषुव की घटना क्यों बोलते हैं? क्योंकि शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 23 सितंबर से शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। अब ठीक है, हमने इसके बारे में जान लिया। यानी 21 मार्च से सूर्य कहाँ गया? कर्क रेखा पे गया, और 21 जून को पहुंच गया। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया और सबसे छोटी रात हो गई। फिर 21 जून से सूर्य वापस आना शुरू हुआ, और 23 सितंबर को फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंच गया, या विषुवत रेखा पर। अब सुनिए, अब ये 23 सितंबर से यहाँ से चलेगा किधर? दक्षिणी गोलार्ध में, यानी मकर रेखा की तरफ आएगा। तो 23 सितंबर से सूर्य क्या करता है कि चल देता है किधर? दक्षिणी गोलार्ध में। जब दक्षिणी गोलार्ध में चल देता है और यहाँ पे 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंच जाता है। ठीक है, मकर रेखा पर पहुंच जाता है। ठीक, अब सुनिए, जब सूरज उत्तरी गोलार्ध की तरफ था तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते थे, रातें छोटी होती थी, है ना। हमारी गर्मियों में दिन बड़ा होता था, सूर्य हमारी तरफ जब आया तब हमारी तरफ गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी, है ना। हम उत्तरी गोलार्ध में रहते, किधर? नॉर्थ पोल में, उत्तरी गोलार्ध में। सूर्य जब गर्मियों में हमारी तरफ आया तो दिन बड़े हो गए थे, रात छोटी हो गई थी। अब देखिए, अब जब सूर्य जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा की तरफ आने लगा, तब हमारी तरफ क्या होगा? तब हमारी तरफ क्या होगा कि हमारी तरफ रातें बड़ी होंगी और दिन छोटा होगा, है ना। तो उसी तरह जब सूर्य दक्षिण की तरफ आने लगा तो इधर दिन बड़ा हो जाएगा, जिधर सूर्य जाएगा उधर दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो इधर जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य आया, यहाँ पर 22 दिसंबर तक मकर रेखा पर पहुंच गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब इधर दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, और हमारी तरफ दिन छोटे होंगे और रात बड़े होंगे। फिर 22 दिसंबर से ये चलना शुरू करता है, कहाँ? अपना विषुवत रेखा पर फिर से चलना शुरू कर देता है, और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से पूरे साल भर सूर्य अपना चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, जो 22 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर से उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है ना। इसलिए ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि जो सूर्य है ना, ये आपका पूरा सबसे लास्ट में आ गया, इधर मकर रेखा की तरफ आ चुका है, और इधर सूर्य नहीं है ना। इधर सूर्य अभी नहीं है, इधर जो है तिरछे पड़ती है सूर्य की प्रकाश। तो इस वजह से जो है हमारी तरफ यानी नॉर्थ साइड में आपका ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं और मौसम भी बराबर होता है पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होते हैं और मौसम भी हर जगह एक समान हो जाता है। सॉरी, वीडियो इसी पर स्टॉप हो गई थी, तो फिर से इसको देखते हैं। तो 21 मार्च को बसंत विषुव बोलते हैं और 23 सितंबर को शरद विषुव बोलते हैं। कि 21 मार्च से देखिए जो सूर्य है वो आपका भूमध्य रेखा से उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तर की तरफ जाने लगता है, यानी कर्क रेखा की तरफ जाने लगता है ना। और जब कर्क रेखा की तरफ जाएगा, उत्तर की तरफ जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ने लगती है, और यही 23 सितंबर को शरद विषुव बोलते हैं कि शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। और 23 सितंबर से जो सूर्य है दक्षिण की तरफ यानी मकर रेखा की तरफ आने लगता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ना, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको ऐसे वन लाइनर के फॉर्म में लिख लिया है। देखिए, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। और इस ब्रह्मांड की अनुमानित आयु की कितनी है? 13.7 अरब वर्ष। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड की 13.7
पृथ्वी की 4.6 अरब वर्ष और सूर्य की देखिए एक तारे की जो जीवन अवधि मानी जाती है लगभग में 10 अरब वर्ष और जिसमें कि सूर्य ने अपना 5 अरब वर्ष बिता चुका है। ठीक है, पृथ्वी का संपूर्ण धरातली क्षेत्र कितना है तो लगभग में 51 करोड़ किलोमीटर है ना, 51 करोड़ 1,08,000 के आसपास है, तो लगभग में 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसमें से भूमि का जो क्षेत्रफल है 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर और 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पानी ही पानी है। ठीक है, यानी कि 29.8% हमारी पृथ्वी पर भूमि है, जमीन है और 71% जल है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है 5.52 ग्राम प्रति घन सेमी। विषुवत रेखी व्यास कितना है 12,756। ध्रुवीय व्यास कितना है 12,714। अब यहाँ सुनिए, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना है तो 42 किलोमीटर का। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, रेलवे में भी ग्रुप डी में भी पूछ चुका है और UPSSC ने भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो ध्यान रखिएगा डिफरेंस कितना है 42। पूछता है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है तो 42 किलोमीटर का। सर्वाधिक ऊंचाई पृथ्वी पर कितनी है 8,848 मीटर और पृथ्वी पर सर्वाधिक गहराई तो 11,033 मीटर। कहाँ पे है ये मेरियाना ट्रेंच में है, फिलीपींस के पूर्व में। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, यानी लगभग में 11 किलोमीटर समुद्र में गहराई अभी तक खोजी जा चुकी है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसकी अवधि कितनी है तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। देखिए हम 24 घंटे जोड़ते हैं है ना, लेकिन जो वो अपने अक्ष पे घूमती है ना वो 4 मिनट पहले मतलब 4 मिनट पहले ही घूम लेती है, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। और अक्ष का पृथ्वी के अक्ष का कक्ष तल से झुकाव कितना है 23.5 डिग्री झुकी है और इसी 23.5 डिग्री झुकने की वजह से पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होते। इसको फिर से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर 23.5 डिग्री झुकी नहीं रहती एकदम सीधे खड़ी रहती तो दिन और रात दोनों बराबर होते, यानी 12 घंटे के दिन भी होते हैं 12 घंटे की रात भी होती। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान ये मृत सागर है ना, कितना है 396 मीटर और इजराइल और जॉर्डन आर्डन की सीमा पे पड़ती है। और मृत सागर जो है ये काफ़ी खारा समुद्र है ना। पृथ्वी पर सबसे खारा जो समुद्र है जो झील है या फिर कोई वो समुद्र है तो वान झील है, तुर्की में पड़ती है वान झील। उसके बाद भूमध्य रेखा पर परिधि 4,075 किलोमीटर। फिर उसके बाद ध्रुवीय परिधि कितनी है 4,024 किलोमीटर। देखिए यहाँ भी डिफरेंस पूछेगा, कितना डिफरेंस है 51 किलोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। और फिर लास्ट है गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति, तो ये है 11.2 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना चाहेंगे तो आपको कितनी स्पीड से कोई चीज़ें फेंकी जाए जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए तो 11.2 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए। और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से तो लगभग में 42 है। चंद्रमा का शायद 2.4 या कुछ है, देखना पड़ेगा। तो आपकी ये पृथ्वी की गतियां वाला चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। इसी पर वीडियो स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना, मस्त ध्यान लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।